हेलो बुक नर्ड्स पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेरी रचना दिल से के लेखक विपुल कुलश्रेष्ठ से। हेलो सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ये पॉडकास्ट कंडक्ट करने के लिए। और अ, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बढ़िया। आप सुनाइए, क्या हाल चाल है? बिल्कुल बढ़िया हूँ सर। तो मैं आपको यहाँ सर की किताब है, उसका कवर दिखा दे रही हूँ। ये है उनकी किताब मेरी रचना दिल से। ये एक प्रेम काव्य संग्रह है जिसमें प्रेम के अलग अलग अनुभूतियों को इसमें संजोया गया है। इसमें प्रेम के हर स्वरूप को इसमें दिखाया गया है और ऐसा कह सकते हैं कि इस किताब में पूरी तरह से प्रेम ही प्रेम भरा है। तो सर मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे ये कि एक 300 पन्नों का किताब है, तो ये लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? मतलब इतना सारा प्रेम किसी के अंदर कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये देखिए, एक तो ये कि ये काफी अंतराल में लिखी गई किताब है। ऐसा नहीं है कि यानी प्रेम एकदम से उमड़ गया और ये किताब लिख डाली, ऐसा नहीं हुआ। यानी इस किताब को लिखने में करीब करीब 2 साल लगे हैं। तो ये बहुत टाइम का थोड़ा थोड़ा जमा किया हुआ प्रेम है जो कि इस किताब में कविताओं के रूप में उभर के आया है। और जहां तक इंस्पिरेशन का सवाल है, देखिए कई बार ना इंस्पिरेशन के लिए आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इंस्पिरेशन अपने आप आपकी आंखों के सामने आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। कई बार कोई एक निगाह, किसी की कोई बातचीत, किसी का कोई जिक्र, कोई दृश्य, हाँ, वो कहीं ना कहीं जहन में रह जाता है। और फिर जहां तक कविता का सवाल है, मेरे लिए तो कम से कम कविता ऐसी है कि एक ख्याल से शुरू होती है। एक ख्याल में, जो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, वो ख्याल अगर मैंने लिख दिया, उसके बाद बाकी की कविता अब खुद ब खुद अपने आप को लिख लेती। तो बिल्कुल। इसी तरीके से देखते देखते है ना, पता भी नहीं चला और करीब 200 कविताएं जमा हो गई। बिल्कुल तो सर। इस तरह की इसकी कहानी कहानी है। सर ये किताब कब पब्लिश हुई थी? मतलब आपने इसे कब लिखा, इसको कब 2 साल हो रिलीज गए, आया या यानी फिर? दो 2021 नहीं, 2021 नहीं, 2022 अक्टूबर, आई ओके। थिंक 2022 अगस्त। हाँ अच्छा, तो इस किताब को लगभग अब 2 साल हो चुके हैं। जी जी। सर ये जैसे कि इस किताब की जो भाषा है वो ना तो पूरी तरह से हिंदी है ना पूरी तरह से उर्दू है, तो ये ख्याल कैसे आए कि दोनों भाषाओं को मिला करके एक ऐसी किताब लिखी जाए? देखिए क्या है कि मेरी जो कविता की जो लेखन का जो उसको कैसे कह सकते हैं कि एक तरीका है, जो वो ऐसा है कि मैंने इसके लिए कोई खास विशेष प्रयत्न नहीं किया कि मैं इसको भी मिलाऊंगा और उसको भी मिलाऊंगा और ऐसे लिखूंगा। लेकिन मैं जो मुतासिर रहा हूँ एक जमाने से, ऐसे शहरों से रहा हूँ जो कि इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर जैसे गोपाल दास नीरज हैं, साहिर लुधियानवी हैं, मजरूह सुल्तानपुरी हैं, कुछ कुछ एक्सटेंड तक मिर्जा गालिब हैं। हालांकि गालिब ने बहुत गाढ़ी उर्दू की भी कविताएं लिखी हैं, उर्दू फारसी के शब्द इस्तेमाल करके, लेकिन बहुत सरल भाषाओं में भी उन्होंने भाषा का भी इस्तेमाल उन्होंने किया है। और दूसरा ये है कि मुझे ये लगता है कि जो आपका जो विचार है, आपकी जो सोच है, जो आपका थॉट है, जो आप बयान करना चाहते हैं, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसकी वो ज्यादा जरूरी है। भाषा जो है वो उसको कन्वे करने का एक जरिया है, उसको बयान करने का एक जरिया है, उसको सजाने का एक जरिया है। आपके दिमाग में जो सोच है, जो आपके दिमाग में ख्याल आया है, उस ख्याल को जब आप व्यक्त करना चाहते हैं तो आपको एक जरिया चाहिए। वो जरिया जो है, वो माध्यम जो है, वो जो है भाषा है। अब इवन आज की अगर आप ले लें,
कवि ले लें, शायर ले लें, जैसे मनोज मुंतशिर हैं या कुमार विश्वास हैं। अभी राहत इंदौरी जी की मृत्यु हो गई, नहीं तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर था। अगर आप इनकी भी भाषा शैली देखें तो ऐसा नहीं है कि वो खाली उर्दू के ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या हिंदी के ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और हमारे देश की तो खासियत ही यही है, यानी सुंदरता यही है कि हमारी जो भाषा है, ना वो हिंदी है, ना उर्दू है, जो हमारी बोलचाल की भाषा है, तुम्हारी, मेरी, बिल्कुल, बिल्कुल। ज़्यादातर लोगों की, वो एक मिली-जुली भाषा है। यानी हम जब बात करते हैं, एक कोई भी सादा-सा आप एक वाक्य ले लीजिए, आप उसको बोलेंगे तो आप देखेंगे आपने बिना जाने-बुझे उसमें हिंदी भी इस्तेमाल कर ली और उर्दू भी इस्तेमाल कर ली। तो इसीलिए कोई भी मुझसे पूछता है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भई ये ना हिंदी में लिखी गई है, ना उर्दू में लिखी गई है, ना इसको जोड़ के लिखी गई है। ये जो जिस ज़बान को हम हिंदुस्तानी कहते हैं ना, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुस्तान में बोली जाती है, ये हिंदुस्तानी ज़बान में लिखी गई है। हुँ, ये हमारी और कहीं न बोलचाल की भाषा कहीं जो हमारी बोलचाल की भाषा है। कुछ उसमें चूँकि मैं कविता लिख रहा हूँ, एक शायरी लिख रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं थोड़ी उर्दू के वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ जो जो भाषा को जो कि कविता को थोड़ी-सी सुंदरता, थोड़े-से ख़्याल को बेहतरीन तरीके से बयाँ कर सके, बिल्कुल, या हिंदी के वो शब्द इस्तेमाल करूँ कि जो हम बोलचाल की भाषा में नहीं करते। लेकिन उससे ज़रा-सा एक सजावट आ जाए उसमें, कविता में, और इतनी गाढ़ी भी ना हो, इतनी मुश्किल भी ना हो कि एक आम आदमी, एक आम इंसान जब मेरी किताब उठा के पढ़े, तो उसको समझ में नहीं आए। तो बस ऐसे ही यानी इसीलिए मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा, ये सारी किताबें, ये सारी कविताएँ जो हैं, एक मोबाइल फ़ोन पे लिखी गई हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने लैपटॉप पे बैठ के और एक कि आज 7 बजे से 8 बजे तक मुझे कविता लिखनी है, तो मैं लेके बैठा हुआ हूँ और टाइप कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। कभी भी, कहीं भी कोई ख़्याल आया, मोबाइल उठाया, मेरे मोबाइल में तो उस टाइम कीबोर्ड भी नहीं था हिंदी का। तो जो अंग्रेज़ी फ़ॉन्ट जो होता है ना, इंग्लिश फ़ॉन्ट, उसमें सारी कविताएँ लिखी, 200 कविताएँ सारी इंग्लिश फ़ॉन्ट में थी। जैसे हम अगर कहना है दिल ने ऐसा कहा, तो DILNEAISA, इस तरीके से लिखी गई कविता है। और ऐसा कोई किसी तरीके का, देखिए मैं लिख जो जैसे आप तो बहुत ज़्यादा यानी आपने पढ़ाई की है हिंदी की भाषा की, और आपने तो खास तौर पे कविताओं पे ही काफ़ी रिसर्च की होगी। तो हर एक कविता का एक फ़ॉर्म होता है, एक तरीका होता है लिखने का। तो मैंने ऐसा कुछ पढ़ाई नहीं की है। मैं एक तकनीकी बैकग्राउंड से हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, और मैंने इस बात का ख़्याल भी नहीं रखा कि मैं 4 पंक्तियाँ लिखूँ या 4-4 पंक्तियाँ करके लिखूँ या 3-3 पंक्तियाँ करके लिखूँ। ये मुक्त छंद है या ये छंद सही है या नहीं। मैंने बस इस बात का ध्यान रखा कि मेरे दिमाग में एक ही ख़्याल है और इस ख़्याल को मुझे बयान करना है, और इसको बयान करने के लिए जो भी लफ्ज़ मेरे अंदर से निकलते गए, वो मैं डालता गया कविता। ऐसा कह सकते हैं कि जो भी आपके अंदर था, आपके अंदर जो भी भाव आए, उसे आपने बस लिख दिया। बस व्यक्त कर दिया। हुँ। बिल्कुल। सर ऐसा कहते हैं कि कुछ भी लिखने से पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जी, जैसे जी। कि अगर तो फिर आपने किन-किन लेखकों को ज़्यादा पढ़ा है? आपको किस साहित्य में ज़्यादा रुचि है? कोई एक ऐसा जॉनर जो देखिए आपका फ़ेवरेट रहा हो? देखिए, हम जिस जनरेशन को बिलॉन्ग करते हैं, उस ज़माने में पढ़ना हर एक घर में, घर-घर में पत्र-पत्रिकाएँ आती थी, उपन्यास आते थे जो पढ़े जाते थे, और बहुत ही जिसे कहते हैं कि जैसे उस ज़माने में फ़िल्म देखने जाना यूज्ड टू बी एन ऑकेज़न, एक तरीके का एक रेयर ऑकेज़न हुआ करता था। बच्चों को तो बिल कई बार अलाउ भी नहीं किया जाता था कि तुम फ़िल्म जाके देखो, या और कोई टीवी नहीं था, रेडियो का माध्यम था बस। तो हमने बहुत सारी जो है उस टाइम की पत्रिकाएँ पढ़ी, उस टाइम के उपन्यास पढ़े, और एक साहित्यिक उस टाइम में एक मैगज़ीन आती थी, उसका नाम था सारिका। तो सारिका में कहानियों का
एक पूरा वो अच्छा सीरियल बुक वाइज वो लोग जैसा। कहानियां छापा करते थे, अच्छे अच्छे साहित्यकारों की, अच्छे अच्छे लेखकों की। अ, कमलेश्वर आपने सुना होगा। कमलेश्वर कमलेश्वर। एक गली 9 रास्ते या 9 गली, एक उनकी एक बहुत बड़ी बढ़िया किताब है। कमलेश्वर उसके संपादक थे, और बहुत अच्छे अच्छे उस समय के जो लेखक हुआ करते थे उनकी कहानियां उसमें छपती थी, वो हम पढ़ते थे। एक हर एक घर में धर्मयुग आया करता था, एक जैसे इट वाज हाँ समथिंग वेरी सिमिलर टू later illustrated weekly in English, and later India Today now is. So उस तरीके की एक मैगजीन आया करती थी हिंदी में, उसका नाम था धर्मयुग, वो हर घर में आया हाँ, करता था। इनके बारे में तो और सुना है। एक जहां तक हर एक बच्चे का सवाल है, बच्चों के लिए एक बहुत सारी मैगजीन्स आया करती थी, बहुत सारी पत्रिकाएं आया करती थी, जो कि मेरे ख्याल में उस जमाने के सभी बच्चे पढ़ते थे। नंदन करके आती थी, पराग करके आती थी, लोटपोट करके आती थी, और इसके जो संपादक थे वो बहुत माने हुए साहित्यकार थे। गोपाल दास नंदन उनका, कन्हैया लाल नंदन उनका नाम था। मेरी उनसे बाद में खैर मुलाकात भी काफी, तब तक तो उनकी नंदन तो उम्र मैंने भी काफी हो पढ़ा है। चुकी थी। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? कि मैं कह रही थी तो कि वो पढ़ा नंदन है, तो मैंने भी पढ़ा है। आपने पढ़ा है? आपके हाँ मैंने टाइम पढ़ा तक है। आती आती थी नंदन? अच्छा। हाँ हाँ। उसमें कहानियां होती थी, कविताएं होती थी, एंड उस टाइम पे एक जो साहित्यिक जो रचनाएं हुआ करती थी, किताबें हुआ करती थी, अमृता प्रीतम की थी, मांटो की थी, ये सब किताबें तो थी, हम्म। लेकिन जब आप यंग एज में होते हो तो आपको उस तरफ उतनी रुचि नहीं होती, क्योंकि आप उसके अंदर के भाव समझ नहीं पाते हो। आपको कुछ एंटरटेनिंग पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। तो उस जमाने में एक पॉपुलर उपन्यास पढ़ने की एक परंपरा थी, तो उसके अपने सुपरस्टार थे, गुलशन नंदा थे, रानू थे, मनोज थे, इनकी जो है, आपने आपको पता नहीं होगा, लेकिन गुलशन नंदा के बहुत सारे उपन्यासों के ऊपर राजेश खन्ना की फिल्में हिट हुई, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आपने अगर सुना होगा तो खिलौना करके मूवी बहुत हिट हुई, तो ऑफ कोर्स वो संजीव कुमार की थी, लेकिन कहानी लिखी गई थी सुना है इसका। लिखी थी गुलशन नंदा ने। कटी पतंग, दाग, जो जिन जिन सब फिल्मों ने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया एक के बाद एक, वो सारी कहानियां जो थी वो गुलशन नंदा के उपन्यासों के ऊपर आधारित थी। तो हालांकि उनको कोई आज क्रेडिट क्यों नहीं देता पता नहीं, लेकिन ये लोग भी काफी उस टाइम में मशहूर थे। इस स्टेज से निकलने के बाद में फिर हमने सोचा, यानी जब हमने सारिका वगैरह पढ़ना शुरू किया, तब एक प्यास जगी कि नहीं नहीं, ये साहित्य भी हमें पढ़ना चाहिए। फिर हमने पढ़ा, एक सिलसिला चला, मुंशी प्रेमचंद पढ़े, और अमृता प्रीतम, और इस्मत चुगताई, और मांटो, और ये सब लोगों को पढ़ा, और इसकी बारीकियां, और यानी हम तब तक कम से कम उस स्तर तक आ गए कि हम अप्रिशिएट कर सके कि भाई भाई वाह, क्या भाव व्यक्त किया है। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये सब चीजों का ही असर मेरे लेखन में है। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि आपका जन्म बनारस में हुआ है, तो बनारस तो हिंदी साहित्य का ऐसा कह सकते हैं जी कि जी जन्मभूमि जैसा है। यहाँ जी बहुत जी सारे साहित्यकारों ने जन्म लिया है। तो जी क्या जी, ऐसा भी है कि ये बनारस का ही एक असर है? उसका हो भी कुछ सकता है जी, प्रभाव है? क्योंकि क्योंकि कहीं भी चले जाए हम रहेंगे तो बनारसी बाबू। हाँ, जैसे यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी भी यहाँ बीएचयू से रिलेटेड रहे हैं, और फिर जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु जयशंकर हरिश्चंद्र। प्रसाद। जो हिंदी की शुरुआत जो हुई भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही हुई, और फिर उनका जन्म स्थल भी यही है। तो शायद हो मेरे सकता है ख्याल कि में साहित्य मैं गलत हो यही सकता हूँ, मानता। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में जिनसे मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ वो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। उनकी भी शायद जन्म या पढ़ाई वहां पे हुई है। और खैर हरिवंश राय जन्म बच्चन जी बिहार में तो हुआ है। इलाहाबाद के थे।
लेकिन वो जो एरिया है वाराणसी या ना बनारस और उसके आसपास का, वहां से बड़े बड़े लेखक जो हैं वो जी, जी। लेखक कवि सब निकले हैं। हुँ। अ, मैं क्यों उनको भूल जाऊं, बेड़ब बनारसी जिनका नाम था ना, जो लिखा करते थे, बेड़ब बनारसी, वो तो थे ही बनारस के, और उनकी बहुत बढ़िया व्यंग है उनका। अच्छा सर, इस बारे में तो मुझे नहीं पता है, उतनी जानकारी नहीं है। अ, सर मुझे ये कहना था कि आप तकनीकी ये पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, तो फिर मतलब आपके लेखन में क्या चुनौतियाँ आई? तकनीक का क्या मतलब प्रभाव पड़ा आपके लेखन पे? देखिए दो दुनियाएं होती हैं। एक जो दुनिया होती है वो असलियत की दुनिया होती है, वो हार्ड फैक्ट्स की, साइंस की दुनिया होती है, और एक दुनिया होती है कल्पनाओं की दुनिया होती है, और क्रिएटिविटी की दुनिया होती है। तो तकनीकी जो मेरा बैकग्राउंड था, इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड था, वो एक जो जिसे क्या कहते हैं कि बहुत ही जो चीजों को एनालाइज एंड डिफरेंशिएट करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि आपकी हुँ, आदत हो जाती है, कोई भी चीज आपके सामने रखी जाए, आपका दिमाग फट से उसको या तो डिफरेंशिएट कर देगा या एनालाइज करके करेगा। जबकि जैसे कविता लिखना है या आपको कहानी लिखना है, वो एक अलग सफर होता है। वहां पे आप ये जो आसपास की दुनिया है, उससे अलग आप एक कल्पना की दुनिया में विचरण करते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरा जो रुझान हमेशा रहा है साहित्य के लिए या लेखन में, उसका कोई प्रभाव मेरे इंजीनियरिंग जीवन पे पड़ा है तो मैं कहूँगा नहीं। उसी तरह अगर कहेंगे जो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उसका कुछ प्रभाव मेरे लेखन पे या मेरे साहित्य पे जो भी मैं लिखता हूँ उसके ऊपर पड़ा है तो नहीं, क्योंकि अ, ये दोनों ही जो दोनों एक शाखाएं हैं एक इंसान की, वो बिल्कुल अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार। बिल्कुल, बिल्कुल। सर आपकी ये जो किताब है, मेरी रचना दिल से, इसमें बस प्रेम कर कविताएँ हैं। प्रेम के अलग-अलग स्वरूपों को इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त किया गया है। तो आपके हिसाब से, आपके मुताबिक सच्चे प्रेम की कसौटियाँ क्या होती हैं? कैसे पहचानें कि कोई जो व्यक्ति आपसे प्रेम का इज़हार कर रहा है, वो बिल्कुल सच है? नहीं, देखिए क्या होता है कि कोई आपसे सच्चा प्रेम करता है या नहीं, उसको कसौटी में परखना तो मुश्किल है, असंभव है। यानी फिर तो जैसे फरहाद को श्री ने कहा या उसके पिताजी ने कहा कि तुम दूध की नहर बहाओ, तो हम मानेंगे कि तुम इससे मोहब्बत करते हो। या और भी आपने यंग एज में और लोगों को देखा होगा कि महबूबाएं परखने के लिए बड़ी बड़ी जो है कसौटियां तैयार करती हैं कि भाई तुम खून करके दिखाओ, खून निकाल के दिखाओ, खून से मुझे चिट्ठी लिख के दिखाओ। तो वो परखना कोई कसौटी में ठीक नहीं है। लेकिन आपको अगर ये परखना है कि मुझे इस व्यक्ति से प्रेम है कि नहीं, उसके लिए मैं कहूंगा कि जब भी आपको ये लगने लगे, क्योंकि हर इंसान अपने आप को तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है बाय नेचर, जिस दिन भी आपको ये लगने लगे कि सामने वाला इंसान है, जिस इंसान के बारे में आपके मन में भावनाएं उमड़ रही हैं, वो इंसान आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है आपके लिए, कि आप चाहे अपना खाना पीना भूल जाए लेकिन आपको उसके खाने की चिंता रहे, चाहे आपकी नींद चली जाए पर आप सोचे कि वो चैन की नींद सोए, चाहे आपकी जान पे बनाए पर ये सोचे कि वो सुरक्षित रहे। जब इस तरह की भावनाएं आपके अंदर आ जाए, जब वो इंसान इतनी बड़ी एक आपके मन में एक इतनी बड़ी हैसियत बना ले कि वो आपको अपने आप से महत्वपूर्ण लगने लगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको उस इंसान से सच्चा प्रेम है। ओके सर। अ, मैं आपकी किताब की कुछ लाइनें पढ़ना चाहूँगी जो मुझे काफ़ी पसंद आई हैं। ये पेज नंबर 12 पे है, मतलब 12वें पेज पृष्ठ नंबर पे।
तो ये कुछ ऐसे है ये कविता। छोटी सी जान, कंधों पर उठाए हुए सारा आसमान, न हारती है, न झुकती है, न जिंदगी से रूठती है। ये साहस की प्रतिमा है, धैर्य का समंदर है। हर थोड़ी देर में इसके जीवन में आता कोई बवंडर है। हालात से जूझने को सदा तत्पर, हिम्मत इसमें भयंकर है। रूहानी ताकत से लबरेज, बेपनाह प्यार इसके अंदर है। तो ये जो कविता है सर, वो एक ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा-सा ये उसकी किसी व्यक्ति विमर्श विशेष को के बारे दिखा में रहा है। है। जी, जी, ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में है और जिसको मैं देख के हैरत में पड़ गया। यानी उस व्यक्ति विशेष को एक मोहतरमा है एंड जो घटित हुआ, जो गुज़रा एंड उसके बावजूद एक चट्टान की तरह खड़े रहना, वो मैं देख के बस कह सकता हूँ दंग रह गया। और फिर ये ख़्याल, ये शब्द उभर आए। यानी ज़िंदगी ने इतनी परेशानियाँ दी, लेकिन ना हार मानी, ना झुकी, ना ना अपने आप को न ही गम के एक समुद्र में घुल गई या किसी तरीके से जिसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी जीने का जो एक जज़्बा है वो खो दिया, जज़्बा होता है। ऐसा ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। और मैंने कहा भई वाह! यानी बस मुँह से मेरे उतना ही निकला, वाह! हाँ, ये कविता मुझे बहुत पसंद आई। जी। अ, क्योंकि इसे शायद इसलिए कि जो भी व्यक्त किया है, वो मैंने पूरी तरह महसूस किया। उसके बाद में एक कविता उत्पन्न हुई। बिल्कुल। सर आपने एक लघु कहानियों की भी एक किताब लिखी है, जी, तो जी, उसके जी। बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, वो लघु कथाओं की जो किताब है उसका नाम है मिस्ड कनेक्शंस एंड उसमें 8 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और अंग्रेज़ी में लिखी गई है और 8 जो कहानियाँ हैं वो उनका जो मुख्य पात्र है, वो एक फीमेल ही है। यानी इट्स अ फीमेल इन ईच स्टोरी एंड हर कहानी का नाम भी उस फीमेल के नाम पे लिखा गया है। तो इस तरह के 8 फीमेल्स की एक अलग-अलग 8 कहानियाँ हैं। और मज़े की बात है कि वो सारी जो फीमेल्स हैं, वो अलग-अलग एज ग्रुप की हैं। स्कूल के जाती हुई बच्ची है और या प्रोफ़ेशनल वर्किंग प्रोफ़ेशनल है, कोई रिटायर्ड है। हर एक एज ग्रुप की है। यानी करीब-करीब 55 से लेके बुढ़ापे तक देखें तो हर एक सेगमेंट की उसमें एक कहानी है। और हर एक कहानी प्रेम के ऊपर ही है। दे आर ऑल लव स्टोरीज़। But अच्छा, these love stories are not the love stories with happy endings, you know, where and they lived happily ever after. ऐसा नहीं है, लाइवली ऐसा कनेक्शन। नहीं है. They are the love is there, the love is experienced, but the love is not so openly professed. And even when it is professed, the culmination is not the meeting or the union. बिल्कुल सर। Many times in life क्या होता है कि हम लोगों से मिलते हैं, मुलाकात होती है, कई बार घनिष्ठता बढ़ती है, लेकिन एक ऐसा समय आ जाता है जब अलग-अलग रास्ते चले जाते हैं या जाना पड़ता है या जो एक-दूसरे के मन में भावनाएँ थी वो एक-दूसरे से व्यक्त ही नहीं कर पाते। होती हैं, महसूस करते हैं पर व्यक्त नहीं करते और फिर उसके बाद में एक खट्टी-मीठी यादें जो हैं वो ज़िंदगी भर उस मुलाकात की मन में हमेशा बनी रहती। ताउम्र मैं तो ये कहूँगा ताउम्र बनी रहती। तो ये सारी बिल्कुल। कहानियाँ ओपन एंडेड है। जी। तो क्या उसका हिंदी अनुवाद भी हमें देखने को मिलेगा? जी, जी, अगर पाठकगण चाहेंगे कि मैं कुछ उसका हिंदी अनुवाद करूँ, तो वैसे ये कभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन अब तुम कह रही हो तो अ, मुझे
लगता है कि ऐसा किया जा सकता है। मैंने बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ये किया जा दैट इज़ सकता है। दैट इज़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, यस, इट्स अ गुड आइडिया। एंड अगर ऐसा महसूस हुआ कि लोग हैं जो रुचि रखेंगे इस तरह की किताब पढ़ने में, तो ज़रूर। सर अभी तक आपने 2 किताबें लिखी हैं, तो आपकी अगली किताब कौन-सी होगी? अगली किताब के बारे में आपने अभी तक कुछ सोचा है? जी, जी, मेरी हिंदी की कविताओं की, प्रेम कविताओं की और एक किताब छपने के लिए तैयार हो रही है, एंड उसका मैन्युस्क्रिप्ट रेडी है। उसका नाम मैंने रखा है दिल उल्फत इज़हार, दिल उल्फत वाह! इज़हार। और बहुत सुंदर इतनी नाम है। मोटी नहीं है जितनी ये है, इसमें तो करीब 200 कविताएँ हैं। उसमें करीब हाँ, 100 इसमें तो बहुत सवा सारी सौ कविताएँ सवा हैं। सौ सवा सौ कविताएँ हैं उसमें। और अच्छा, उसमें लंबी-लंबी कविताएँ नहीं है, इसमें बहुत सारी काफ़ी लंबी-लंबी कविताएँ हैं। उसमें छोटी-छोटी कविताएँ हैं, लेकिन है सब प्रेम के बारे में ही। अच्छा। सर ये जैसे कि आपने उस कविता के बारे में बताया कि वो एक किसी व्यक्ति विशेष के बारे में था, जो मैंने अभी जी, जी। पढ़ा। तो क्या जी, जी। आपने जो भी कविताएँ लिखी हैं, वो किसी को संबोधित करते हुए या फिर आपके मन की बस भावनाएँ हैं? नहीं, कुछ कविताएँ किसी को संबोधित करके भी लिखी हैं, जैसे ये वाली मैंने बताया। लेकिन ज़्यादातर जो है मन की भावनाएँ हैं। कोई एक ख़्याल किसी को देख के कोई ख़्याल मन में आ गया, कुछ होता हुआ देख के मन में ख़्याल आ गया। तो उस तरीके हुँ। से। हाँ, कविताएँ तो इसी तरह लिखी जाती है, वो कहते हैं ना मन का उद्गार होता है, जो जी, मन में जी। भावनाएँ आती हैं। जी, जी। बिल्कुल। सर ये किताब तो मुझे बहुत पसंद आई है। इसमें काफ़ी सुंदर-सुंदर थैंक कविताएँ यू, लिखी हैं शुक्रिया। आपने और ऐसा भी नहीं है कि कोई आम व्यक्ति इसे नहीं पढ़ सकता है। इसे कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी समझ सकता है। बहुत ही आसान भाषा है इसकी। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो कि साहित्य में ज़्यादा रुचि नहीं रखता हो, वो इसे नहीं पढ़ सकता है। इसे कह सकते हैं कि हर वर्ग का व्यक्ति पढ़ सकता है, हर उम्र का जी। व्यक्ति पढ़ सकता है। मेरे साथ ये घटित हुआ है। अब मैं बताऊँगा कि कई बार क्या होता है कि हम कविता को, लेखन को और विशेषकर कविता को, हम मानते हैं कि ये आम इंसान के समझने की चीज़ नहीं है। हमें मान के चलते हैं कि कविता के लिए तो एक पर्टिकुलर क्लास के लोग ही इसको एप्रिशिएट करेंगे, इसको पढ़ेंगे। लेकिन ये कविता ऐसे रखी हुई थी मेरे टेबल पे, और मेरे घर में फ़िल्टर का कैंडल चेंज करने वाला, वाटर फ़िल्टर का कैंडल चेंज करने वाला मैकेनिक है। और उसने काम किया, जा रहा था, मैं पैसे उसकी हिसाब कर रहा था, तो उसने देखा यहाँ पे, बोले, "सर, इसमें लिखा है विपुल कुल सर, आप लिखते हैं?" मैंने कहा, "हाँ।" वो उठा के उलट-पलट के देखने लगा, बोले, "सर, अब मैं ले जा सकता हूँ पढ़ने के लिए?" मैंने कहा, "तुम्हें कविता समझ में आती है?" बोले, "हाँ।" मैंने कहा, "कौन से कवि की तुमने कविताएँ पढ़ी?" तो उसने तो नाम गिना दिया, हरिवंश राय बच्चन की पढ़ी है और कुमार विश्वास अच्छा, की पढ़ी है। उसने कुछ पंक्तियाँ भी मुझे सुना दी हरिवंश राय बच्चन के जो है कविता की। और मैंने कहा, ज़रूर, तुम ले जाओ। और बाद में बस मुझे या तो फ़ोन करके या अ, आ सको तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फ़ोन करके कम से कम अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बता देना कि तुम्हें कैसी लगी किताब। उसके करीब 1 हफ्ते बाद वो बेल बजी, वो आया, मैं अंदर था, वो नौकर ने कहा कि भई आपसे मिलने कोई आया, तो वही बोले मैकेनिक आया है जो फ़िल्टर के लिए आया था। तो आया तो किताब उसके हाथ में थी, बोले, सर, आपकी किताब मुझे बहुत पसंद आई। आप प्लीज़ इस पे लिख के अपना साइन कर देंगे क्या? मैं इसको शेयर करूँगा अपने सोशल मीडिया। तो फिर मैंने अरे वाह! उसकी किताब पे बहुत ही लिखा, सुंदर अनुभव रहा होगा। साइन किया, उसके साथ में फ़ोटो भी खिंचाया। और अरे! मन में ऐसा ख़्याल आया कि देखो, हम सोचते हैं कि भई साहित्य और कविता जो है, वो एक सर्टेन क्लास के लोग ही समझते हैं, एप्रिशिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हर क्लास के लोग समझ सकते हैं, और ख़ास तौर पे आसान शब्दों में लिखी हो तो और ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ एक मैं हम लोग यहाँ एक रिक्शे वाले से मिले थे जिसने 6 उपन्यास लिख दिए थे। तो ये बहुत ही हैरत की बात थी। बताइए, बताइए। एक बार मैं हेयर कटिंग सैलून में गया था बाल कटाने के लिए,
तो वहाँ पे बाल कटाने के बीच में फ़ोन आया। उस टाइम मेरी जो पहली किताब थी वो अ, नहीं यही किताब मेरी रचना दिल से का पब्लिशिंग वर्क चल रहा था, तो पब्लिशर का फ़ोन आया। तो उनसे बात करने लगा कि हाँ, किताब ऐसे होगी, इतने पन्नों की होगी, इतने साइज़ रहना चाहिए वगैरह। तो सुना फिर बाद में कहते हैं, "सर आप लिखते हैं?" मैंने कहा, "हाँ।" तो कहते हैं, "सर प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम आएँगे तो मुझे मेरे लिए वो किताब लेके आएँगे, अपनी लिखी हुई।" मैंने कहा, "ठीक है, ज़रूर लेके आऊँगा तुम्हारे लिए।" मैंने कहा, "तुम जानते हो कविता? समझ में आती है तुम्हारे?" मैं तो कविताएँ लिखता हूँ। वो साहब मुझे जो है शायरी सुनाने लगा एंड अच्छी शायरी दाग दहलवी की, ज़ौक़ की शायरी सुनाने लगा। मैंने कहा ठीक है बढ़िया। तो अगली बार मैं साइन करके और एक मैसेज उसके लिए लिख के गया और उसने वो कविता जो किताब जो है इतने प्राउडली उसने वो किताब ली और सबसे कहा वहाँ पे जितने भी लड़के-लड़कियाँ थे, सबसे कहता है, बोले देखो सर लिखते हैं हम मेरे लिए अपनी किताब लेके आए हैं। तो सब आके वो किताब देख रहे हैं एंड उसके बाद में उसने कटिंग वगैरह की, फिर कहता है सर मैं आपको फ़ोन करके बताऊँगा मुझे कैसी लगी एंड उसके बाद में फिर उसका फ़ोन आया, उसने कहा कि सर आपकी किताब मैंने खत्म की, अभी खत्म की और अ, बहुत ही सरल सी भाषा में आपने बहुत अच्छा लिखा है, यानी बिल्कुल दिल को छू जाता है। तो यानी ऐसा नहीं है कि आपको बड़े तबके के लोगों में ही जो है इस तरह का एप्रिसिएशन जो है मिलेगा। और कविताएँ तो जैसे कि गाने हर कोई सुनता है, तो कविताएँ भी एक प्रकार से इसी तरह का माना जा सकता है कि कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी समझ सकता है। बस इंसान के भीतर वो भाव होने चाहिए। भाव जिसे कहते हैं ना एक संवेदनशील दिल, अगर आपका दिल संवेदनशील है, तो आप कविता को अच्छे से एप्रिशिएट कर सकते हैं। सर अब समय हो चला है, अब हम लोग इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि ये सर की किताब है मेरी रचना दिल से और बहुत ही प्यारी-प्यारी, बहुत ही सुंदर कविताएँ हैं। ज़रूर पढ़ें इसे और एप्रिशिएट करें। बहुत अच्छी कविताएँ हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ किताबें रिकमेंड कर सकें, कुछ किताबें बता सकें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। किताबें कविता की किताबें मैंने शुरू नहीं की है, वैसे मैं एक किताब अभी लेके आया हूँ क्योंकि उस कलाकार से मैं बहुत मुतासिर हूँ। अभी तक फ़िल्मों में बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, लेकिन उसका काम मुझे अच्छा लगता है। वो एक है पीयूष मिश्रा, थिएटर वगैरह में तो बहुत बढ़िया उनका नाम है। बिल्कुल, फ़िल्मों बिल्कुल में सर। अच्छा काम करते हैं। उनकी लिखी हुई एक किताब है कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। जी। वो मैंने पढ़ी नहीं है पर आशा है कि वो अच्छी होगी। सर अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी है। पढ़ी है? अच्छा, अच्छा, मैंने नहीं पढ़ी है। जी, पढ़ी है। अभी शुरू करनी है। हुँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर आपको आपकी अगली किताब के लिए बहुत बधाई और ये किताब तो मैंने पढ़ी ही है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।